Now we are starting with matters to be included in the auditor's report. कारों के अंदर कौन कौन से मैटर्स हैं जो कारों की रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड होंगे, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब ये पैराग्राफ नंबर कौन सा बात कर रहे हैं हम लोग? पैराग्राफ नंबर 3 की बात कर रहे हैं। अब कारों की रिपोर्ट के अंदर टोटल 16 पॉइंट्स है। कारो 2016 की रिपोर्ट में टोटल 16 पॉइंट्स पे जिस पे आपको रिपोर्ट करना है। और मैं आपको 16 के 16 पॉइंट्स कॉन्सेप्चुअली चार्ट वाइज एक बार समझा रहा हूं। आपको बेसिक समझना है, एमसीक्यू के लिए भी काम का है। आपको नंबर भी याद करने पड़ेंगे, 16 नंबर, है ना। और बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सी चीजें, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें इसमें नहीं, तो फटाफट ये आपका कॉन्सेप्ट हो भी जाएगा। नाउ आई एम कमिंग टू दी चार्ट ऑफ कारो 16। थोड़ा सा विजिबिलिटी देख लेना, क्लियर नहीं हो तो मैं आपको समझा भी दूंगा। सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्लॉज आता है फिक्स्ड एसेट्स का। द फर्स्ट क्लॉज इज फिक्स्ड एसेट्स। ओके, फिक्स्ड एसेट्स में ऑडिटर को 3 चीजों के ऊपर रिपोर्ट करना है। अब आप प्रैक्टिकली समझो, मैं अगर ऑडिट कर रहा हूं किसी कंपनी की, तो वैसे भी मैंने ये 3 पॉइंट्स जो है वो वैसे भी देखे ही होंगे। 3 नहीं तो 2 तो देखे होंगे, 2 नहीं तो 1 तो देखा ही होगा। पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है हमसे कि आपने अगर एक भी पॉइंट मिस कर दिया है तो ये वाले 3 पॉइंट तो कंफर्म करो कि ये आपने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो कौन से 3 पॉइंट्स हैं? कीवर्ड याद रखना। पहला, क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स कंपनी ने मेंटेन कर रखे हैं? किसके? फिक्स्ड एसेट्स के प्रॉपर रिकॉर्ड्स। फिक्स्ड एसेट्स कितनी पड़ी हैं, किस लोकेशन पे पड़ी है, क्या सिचुएशन है अभी उसकी, मतलब कितनी डिटेरियोरेट हो चुकी है, ये सबसे पहला पॉइंट है। ये देखना है आपको कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि नहीं। दूसरा, क्या उन फिक्स्ड एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट द्वारा रीजनेबल इंटरवल पे कराया गया है कि नहीं कराया गया। भाई फिक्स एसेट्स पड़ी है तो फिक्स एसेट्स का समय समय मतलब हर 2-3 साल में एक बार तो फिक्स एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होना ही चाहिए ना। हर साल तो करना देखो पॉसिबल नहीं है, और अगर मान लो पॉसिबल है तो कर लो, हर साल भी करो। और मान लो हर साल नहीं भी कर पा रहे हो तो इन्होंने एक वर्ड दिया, रीजनेबल इंटरवल में करा लो। ठीक है, तो क्या मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहा है? क्योंकि उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करवा के मैनेजर को ये पता चलेगा कि जो बुक्स में रिकॉर्डेड है, जो वास्तविक पोजीशन है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया और अगर कोई क्या नजर आई, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आई। मटेरियल मतलब बड़ा अमाउंट जो है वो डिफर कर रहा है, बुक्स में कुछ और लिखा हुआ है, एक्चुअली कुछ और है, तो क्या मैनेजर ने वापस उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सही कर दिया है? इट हैज बीन डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट हैज बीन डेल्ट प्रॉपरली, मतलब उसको बुक्स में प्रॉपरली डील कर लिया गया है कि नहीं कर लिया गया है। ये आपको तीसरी चीज दिख। क्लियर? ठीक है, तो वापस बता रहा हूं, पहला पॉइंट प्रॉपर रिकॉर्ड्स देखने, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में 3 बातें, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया गया, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के बाद कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली, और अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली तो क्या उसको बुक्स में सही कर लिया गया है कि नहीं कर लिया गया। एक और पॉइंट है और वो है टाइटल डीड्स चेक करनी है। ये मेनली किसके ऊपर लगता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। तीसरा पॉइंट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी टाइटल डीड्स, भाई कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, तो उसके मालिकाना हक के कागज तो कंपनी के नाम पे होने चाहिए ना। ठीक है, तो आपको वेरीफाई करना है कि टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। तो 3 पॉइंट देखने, मैंने आपको तीनों पॉइंट फटाफट से बता देता हूं। पहला पॉइंट, क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है। दूसरा पॉइंट, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है रीजनेबल इंटरवल पे, हुआ है तो मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आई क्या, और डिस्क्रिपेंसी नजर आई तो उसको प्रॉपर्ली डील कर लिया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और टाइटल डीड्स जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की, वो कंपनी के नाम पे ही है, और अगर नहीं है कंपनी के नाम पे तो बताओ कि किसी और के नाम पे क्यों है, और क्यों कंपनी ने अपनी बुक्स में इस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कर रखा है। ये बातें आपको पता करनी है, सिंपल से पॉइंट है। आ गया समझ में? ठीक है, तो मतलब ये वाली जो ड्यूटी है ना ऑडिटर की, कारों वाली, ये वाली ड्यूटी टू रिपोर्ट है। मतलब अगर इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं भी सेटिस्फाई होगा ना, या सारे सेटिस्फाई हो भी गए तो भी लिखना है। मतलब ऐसा लिखना है आपको, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने करवाया तो आपको लिखना है, हाँ फिजिकल वेरिफिकेशन कराया लेकिन उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नजर नहीं आई। फाइन। फिजिकल वेरिफिकेशन कराया, डिस्क्रिपेंसी नजर आई लेकिन सही कर दिया, तो भी लिखना है फिजिकल वेरिफिकेशन कराया, डिस्क्रिपेंसी नजर आई, डील कर लिया। और नहीं डील कराया, फिजिकल वेरिफिकेशन कराया नहीं, तो लिखना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया ही नहीं। ठीक है, लिखना कंपलसरी है, रिपोर्टिंग जरूरी है। ये वो वाला केस नहीं है कि इंक्वायरी करो और फिर देखो रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है। यहाँ रिपोर्ट करना है, सही है तो भी रिपोर्ट करना है, गलत है तो भी रिपोर्ट करना है। दूसरा पॉइंट, इन्वेंट्री। चार्ट में आ जाते हैं वापस। इन्वेंट्री में 2 चीजें देखनी है। पहला वही, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि नहीं है।
दूसरा सेम फिजिकल वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद यही सेम कहानी आ जाएगी, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली और मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली तो उसको डील कर लिया है कि नहीं कर लिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, सेम 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे। तो इन्वेंट्री में तो सेम ही है, क्या इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है रीजनेबल इंटरवल पे, क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है, क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान और मिली तो उसको प्रॉपर्ली डील कर लिया है कि नहीं। सेम पॉइंट है, बस टाइटल डीड वाला पॉइंट यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री आपकी होगी, या टाइटल डीड नहीं होगी आपके नाम पे, ठीक है फाइन। ये कोई मशीनरी नहीं है, ये कोई लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, दीज आर ऑल गुड्स, ठीक है। तो ये तो बिलिंग होगी, बिल आपके नाम पे ही होगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर? आगे क्लॉज नंबर 3। क्लॉज नंबर 3 किसके ऊपर है? आपने लोन दिया है, मतलब आप जिस कंपनी के ऑडिट कर रहे हो उसने लोन ग्रांट कर रखा है किसको? सेक्शन 189 पार्टीज। सेक्शन 189 पार्टीज कौन होती है? आपकी रिलेटेड पार्टीज। सेक्शन 189 में कोई भी आ सकता है, कोई दूसरी कंपनी, कोई फर्म, कोई एलएलपी, कोई पर्सन, कोई भी हो सकता है ना भाई। ये डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर हूँ एक कंपनी का और मैं दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हूँ, ठीक है, तो ये रिलेटेड हो गई। ओके, मैं किसी फर्म में पार्टनर हूँ तो ये रिलेटेड हो गए, मैं एलएलपी में पार्टनर हूँ ये रिलेटेड हो गए, मेरा रिश्तेदार के कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उसको लोन दिया है, रिलेटेड हो गए। तो लोन अगर दिया है सेक्शन 189 पार्टीज को तो ऑडिटर को 3 चीजें वहां देखनी है उस कंपनी में। पहला, जिन शर्तों पे लोन दिया है, जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन दिया है वो प्रिजुडिशियल तो नहीं है। प्रिजुडिशियल का मतलब नुकसानदायक तो नहीं है, हानिकारक तो नहीं है, किसके लिए? कंपनी के या उसके इंटरेस्ट के, मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए, मतलब बहुत सस्ती रेट पे आपने लोन दे दिया, ऐसा तो नहीं है। दूसरा, रीपेमेंट शेड्यूल जो फिक्स किया है, भाई जब आप लोन देते हो शुरू में तो एक रीपेमेंट शेड्यूल पहले से डिसाइडेड होता है कि इस हिसाब से रीपेमेंट होगा, सामने वाला पर्सन इस हिसाब से रीपेमेंट करेगा। वो जो रीपेमेंट शेड्यूल है ना वो फिक्स किया है और उस रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट रेगुलरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरा, अगर पेमेंट नहीं आ रहा है, जो लोन दिया उसका पेमेंट नहीं आ रहा है और ओवरड्यू अमाउंट हो गया है, तो ओवरड्यू अमाउंट अगर 90 दिन से ज्यादा है, एक तो अगर पेमेंट नहीं आ रहा है तो वो तो आएगा रिपोर्ट में, प्लस अगर ओवरड्यू 90 दिन से ज्यादा का है, मतलब 90 दिन हो गए तभी तक पेमेंट नहीं आया सामने वाले पर्सन से, तो आपने क्या रीजनेबल स्टेप्स उठाए कि नहीं उठाई है उस रिकवर करने के लिए उस लोन को, मतलब कंपनी द्वारा उचित कदम उठाए गए कि नहीं उठाए गए। उचित कदम का मतलब क्या हुआ? नोटिस दे दिया होगा, है ना, कोर्ट नोटिस भेजा होगा, क्या फिर वो प्रॉपर्टी सीज करने पे आए होंगे, तो ऐसे कोई रीजनेबल कदम उठाए कि नहीं उठाए अपने उस पैसे को रिकवर करने के लिए। ये 3 चीजों पे किसको रिपोर्ट करना है? ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। फटाफट से देख लो। देखो पहला तो लिखा है लोन अगर दिया आपने, चाहे सिक्योर्ड दिया है चाहे अनसिक्योर्ड दिया, ठीक है। याद करो एक चीज बताता हूँ, अपन ने पढ़ा था 143 सबसेक्शन 1, वहां पे भी आया था इंक्वायरी वाले पॉइंट में कि आपकी क्लाइंट ने, कंपनी ने अगर लोन दिया है सिक्योरिटी पे, सिक्योर्ड वाला था वहां पे खाली, तो वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है कि नहीं और जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे दिया वो प्रेजुडिशियल है कि नहीं, ठीक है। लेकिन वो किसी भी पार्टी के लिए था, वो सिर्फ रिलेटेड पार्टी के लिए नहीं था। यहाँ पर क्या बोल रहा है? आपने लोन दिया, चाहे कोई भी लोन दिया हो, लेकिन दिया किसको? ऐसी कंपनी, ऐसी फर्म, ऐसी एलएलपी, ऐसी पार्टी को जो कहाँ कवर्ड है? सेक्शन 189, मतलब रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में वो कवर्ड है। उनमें आपको ये 3 चीजें देखनी है। एक तो वही टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो प्रेजुडिशियल तो नहीं है। दूसरा, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट जो आया है वो पहले से फिक्स है, स्टिपुलेटेड है, मतलब फिक्स है, पहले से रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स कर रखा है और रीपेमेंट जो है उसके हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है शेड्यूल के हिसाब से। और टोटल अमाउंट ओवरड्यू हो गया तो टोटल अमाउंट ओवरड्यू बता दो, और ओवरड्यू अगर 90 डेज से ज्यादा है तो क्या रीजनेबल स्टेप्स कंपनी ने उठाए कि नहीं उठाए फॉर रिकवरी ऑफ दैट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ये आपको बताना। क्लियर? ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए समझ में, तीनों पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, समझ में आ गए। अब चौथे पे आते हैं। चौथा सीधे यही से देख लो, कोई भी लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी या सिक्योरिटी दी है कंपनी ने दूसरी कंपनी को, मतलब ये 2 सेक्शन जो होते हैं ना, सेक्शन 185 और सेक्शन 186, ये इसी के ऊपर होते हैं। किसके ऊपर? एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में लोन देती है, इन्वेस्टमेंट करती है, गारंटी देती है सामने वाली को, सिक्योरिटी देती है किसी सामने वाली कंपनी के बिहाफ पे, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। सो इंटर कॉर्पोरेट अगर कोई लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी है तो जो सेक्शन 185 186 कंपनीज एक्ट का बना हुआ है उसका कंप्लायंस किया है कि नहीं। कारों के अंदर ना 4 से 5 क्लॉजेज ऐसे हैं जहां पर सिर्फ आपको क्या देखना है? सेक्शन का कंप्लायंस किया कि नहीं किया। वो जो काम किया आपने वो सेक्शन का कंप्लायंस करते हुए किया है कि नहीं किया है। तो जो क्लॉज नंबर 4 है उसमें ये लिखा है लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी या कुछ भी दिया है सेक्शन 185 सेक्शन 186 का कंप्लायंस है, नहीं है तो रिपोर्ट करना, ठीक है। अगला अगला आता है पब्लिक डिपॉजिट्स। ये आपके लॉ में है, सी एंटर के लॉ में है, देखा होगा आप लोगों ने कभी।
सी इंटर के लॉ में बेसिकली ये पॉइंट्स दे रखे पब्लिक डिपॉजिट के, ठीक है, और फाइनल में भी आप पढ़ोगे ये चीज। पब्लिक डिपॉजिट की बात करें हम लोग, अगर आपने पब्लिक से क्या ले रखे, डिपॉजिट्स ले रखे, आपने पब्लिक से क्या ले रखे, डिपॉजिट ले रखे, मतलब मेनली यू आर प्राइवेट पब्लिक कंपनी, उसमें भी वही चीज करनी है अपने को, क्या, कंप्लायंस का काम। क्या, सेक्शन 73 से 76, याद करो 73 से 76 पूरा पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर था। सेक्शन 73 से 76 का कंप्लायंस, और भी कोई प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के या कहीं भी कोई रेगुलेशंस है वो फॉलो करने, प्लस आरबीआई ने कोई डायरेक्शन दिए हैं पब्लिक डिपॉजिट से रिलेटेड कि अगर आपने डिपॉजिट नहीं रिपे किया तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो फॉलो किए कि नहीं किए इस कंपनी ने। प्लस अगर कोई ऑर्डर आया है आरबीआई का, एनसीएलटी का, गवर्नमेंट का, कोर्ट का, किसी भी ट्रिब्यूनल का, वो भी कंप्लाई किया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है फिफ्थ पॉइंट, अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, अगर डिपॉजिट ही एक्सेप्ट नहीं कर रखे हैं पब्लिक से तो बात ही खत्म। अगर कर रखे हैं, ठीक है, नहीं कर रखे तो ऑर्डर लिख देगा, नहीं कर रखे आगे की कहानी लिखनी नहीं है, लेकिन अगर कर रखे हैं तो आपको फिर क्या करना है, मैंने क्या बोला, आरबीआई के डायरेक्शन फॉलो करने, सेक्शन 73 से 76 कंपनीज एक्ट का या और भी कोई रेलेवेंट प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के, उसके रूल्स वो फॉलो करने, ठीक है। और नहीं फॉलो किए हैं तो बता दो नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन की, क्या उल्लंघन किया है आपने। फिर अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है, सीएलबी तो है नहीं, एनसीएलटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोर्ट, ट्रिब्यूनल से, तो उसका भी कंप्लायंस आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे। क्लियर फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पे आ जाओ। सिक्स्थ पॉइंट पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर। कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट ऑडिट, सेक्शन 148 पढ़ा था अभी अपन ने लास्ट लेक्चर्स में। कॉस्ट रिकॉर्ड क्या सारी कंपनियों को बनाने होते हैं? नहीं, कॉस्ट रिकॉर्ड सारी कंपनी को नहीं बनाने, पर जिनको बनाने हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ये चेक करना है कि जिनको बनाने हैं, जिनको बोला है कि बनाने 35 करोड़ से ऊपर वालों को बनाने थे, ठीक है, क्या उन्होंने बना रखे हैं और मेंटेन कर रखे हैं कि नहीं कर रखे। मुझे सिर्फ इतना देखना है। ऑडिट करना मेरा काम नहीं है, ऑडिट करना स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम नहीं है। ऑडिट करने के लिए कॉस्ट ऑडिटर आएगा अलग से। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू बी दी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है। मेरा काम एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर मुझे सिर्फ ये देखना है कि अगर इस कंपनी पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के प्रावधान लग रहे थे, सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 लग रहा था, तो क्या इसने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं, बनाए हैं और मेंटेन कर रखे हैं कि सिंपल। तो जहां मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है कि अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148, क्या वो अकाउंट्स आपने, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपने बना रखे हैं और आप उनको मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे। बस इतनी सी चीज आपको देखनी है, ठीक। आगे बढ़े, आगे आ जाओ। तो ये मैंने आपको छठा बता दिया, सिक्स हो गया। सेवन मस्ट पॉइंट है, सुनना, शॉर्ट में बता रखा है, लंबा में पढ़ा दूंगा मैं आपको। ये पॉइंट है स्टैट्यूटरी ड्यूज के ऊपर। नाउ व्हाट इज स्टैट्यूटरी ड्यू? कोई भी लीगल ड्यू आपका बाकी, आपकी कंपनी का बाकी है, टैक्सेस हो सकते हैं, सेस हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ईएसआई का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपकी कंपनी को लीगली पे करना था, लीगली ड्यू था, सरकार को देना था आपको, ठीक है। अब उसमें भी दो केस है, अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है कि डिस्प्यूटेड ड्यूज है। देखो कभी कभी टैक्सेशन की बात करो, इनकम टैक्स की, आपको असेसिंग ऑफिसर ने असेस करके बोला कि आपका टैक्स जो है ये बनता है 50,000 रुपए, और आप भी राजी हो, ठीक है 50,000 ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं, आपने भी कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले को भी, आपने बना के भेजा टैक्स सेल्फ असेसमेंट करके, उन्होंने अप्रूव किया कि ठीक है इतना ही जमा कराना है। अगर अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट नहीं है उस पर, फिर भी आप रेगुलरली वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवा रहे हो, ठीक है, फिर भी आप इरेगुलर हो वो अमाउंट डिपॉजिट कराने में, आप टाइम पे डिपॉजिट नहीं करा रहे हो, तो फिर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि अनडिस्प्यूटेड होने के बावजूद भी डिपॉजिट नहीं करा रहा है। प्लस अगर 6 महीने पुराने कोई ड्यूज है, 6 महीने पुराने का मतलब मैं बताता हूं आपको, 31 मार्च 2021 को फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद ही मुझे कारो की रिपोर्ट फाइनलाइज करनी, तो 31 मार्च 2021 से 6 महीने पहले ले लो, मतलब क्या हुई 30 सितंबर 2020। अब 30 सितंबर 2020 तक या उससे पहले कोई ड्यू चुकाना था कंपनी को, स्टैट्यूटरी ड्यू चुकाना था, और उसने 31 मार्च 2021 तक नहीं चुकाया, मतलब 6 महीने से ज्यादा का अरियर हो गया, तो वो रिपोर्ट, वो चीज आपको अलग से रिपोर्ट में मेंशन करनी है, ये अमाउंट अलग से मेंशन करनी है, ठीक, फाइन। दूसरा,
डिस्प्यूटेड केस है, मैंने असेस किया था 50,000, असेसिंग ऑफिसर बोलता है नहीं 80,000 बनता है आपका, ठीक है, उन्होंने आपको वापस रिप्लाई करने के लिए बोला, आपने रिप्लाई किया वापस कि नहीं मेरा तो 50 ही बनता है, उन्होंने 80 का कैलकुलेट किया, आपने रिप्लाई किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, नहीं मेरा 50 ही बनता है, फिर बोले, फिर भी वो कह रहे, अच्छा ये एक और सिचुएशन समझना, उन्होंने 80 का असेस किया और उन्होंने आपको बोला आपका, आप कह रहे हो 50 का, हमारे हिसाब से 80 का, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर दो हमारे सामने, तो दिस डज नॉट मीन कि यहीं से डिस्प्यूट हो गया, उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी कुछ कहने की, आप गए, आपने समझाया उनको, उनको समझ में आ गया, तो ठीक है फिर 50 हो जाएगा, तो दिस इज नॉट डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कब शुरू होगा, जब आपको रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया, ठीक है, फिर भी सेटल नहीं हो पाया, और फिर केस गया कहाँ पे, कमिश्नर के पास, कमिश्नर अपील्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो वो कहलाएगा डिस्प्यूट। और अगर डिस्प्यूटेड है तो आपने जमा भी नहीं कराया होगा अभी तक, ठीक है, तो अमाउंट और किस फोरम पे, फोरम मतलब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, कहां चल रहा है अभी डिस्प्यूट, कमिश्नर अपील्स क्या चल रहा है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में चल रहा है, कहां चल रहा है, वो फोरम बता दो और कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है वो डिस्क्लोज कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली जमा तो आपने नहीं कराया होगा, ठीक है, यार कोर्ट में डिपॉजिट कराया होगा, यहाँ अभी तक ड्यूज क्लियर नहीं किया आपने उनके हिसाब से, क्लियर, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट वापस देख लो, बहुत अच्छा क्लॉज है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, 7वां नंबर याद कर लेना, इसके सब क्लॉज भी है ए और बी, देखो सब क्लॉज बहुत कम में ही है, सब क्लॉज आपने देखा था, एक तो इसमें थे ए बी सी, ठीक है, एक इसमें थे ए बी सी, ठीक है, फाइन, और एक इसमें है, जिसमें अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ए बी, और एक और में आएगा, बस सब क्लॉज सब में नहीं है, बाकी सब में क्लॉजेस सब में है, 1 2 3 4 5 6 सब में, लेकिन सब क्लॉज इस पॉइंट्स के अंदर है। स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात कर रहे हैं, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है, ठीक है, और वो आप अभी रेगुलरली जमा नहीं करा रहे हो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने, एंड इफ नॉट, ये इफ है, एंड इफ नॉट, अगर आपने जमा नहीं कराया तो अरियर जो है वो आपको 6 महीने से ऊपर के अरियर जो है वो आपको अलग से इंडिकेट करना है, और अगर मान लो केस ही कौन सा वाला है, डिस्प्यूटेड वाला है, तो फिर अमाउंट और फोरम जहां पे वो पेंडिंग चल रहा है सिर्फ वही आपको बताना है, बाकी नहीं बताना है। हाँ, मैंने जो आपको बताया, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिया आपने डिपार्टमेंट के सामने, आपको सुनने के लिए बुलाया उन्होंने, उसको डिस्प्यूट वहां से नहीं बोलेंगे, डिस्प्यूट उसके बाद शुरू। फाइन, 7 क्लॉजेस वापस देख लो सातों, पहला क्या था, फिक्स्ड एसेट्स, क्या करना है, 3 चीजें देखनी है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन कराया तो डिस्क्रिपेंसी मिली, डिस्क्रिपेंसी मिली तो उसको बुक्स में डील कर लिया, और तीसरा पॉइंट टाइटल डीड्स देखनी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी के, इन्वेंटरी में सेम पॉइंट आ गया टाइटल डीड के अलावा। लोन अगर आपने दिया है सेक्शन 189 पार्टी को तो 3 बातें, टर्म्स एंड कंडीशन प्रीजुडिशियल तो नहीं है, वो रीपेमेंट शेड्यूल आया और उसके हिसाब से पेमेंट आ रहा है, और अगर ओवरड्यू 90 डेज से ज्यादा है तो अमाउंट अलग से रिपोर्ट करना है, प्लस रीजनेबल स्टेप्स उठाई कि नहीं उठाई कंपनी ने रिकवर करने के लिए सारे लोन्स, वो आपको बताना। फोर्थ, अगर आपने इंटर कॉर्पोरेट लोन्स दिए तो सेक्शन 185 186 का कंप्लायंस, अगर आपने पब्लिक डिपॉजिट ले रखा है तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 73 से 76, आरबीआई के डायरेक्शंस और ऑर्डर्स इन सब के फॉलो करने, कॉस्ट रिकॉर्ड अगर आपको बनाने हैं तो बना रखे कि नहीं बना रखे, और स्टैट्यूटरी ड्यूज अनडिस्प्यूटेड है तो ये देखना है जमा करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो रेगुलरली, प्लस अरियर अगर 6 महीने से ऊपर का है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग से 6 महीने पहले देखना है, उससे पहले का कोई ड्यू और अभी तक जमा नहीं कराया तो आपको रिपोर्ट करना है, डिस्प्यूटेड है तो सिर्फ ये बता देना कौन कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है और कौन से फोरम पे पेंडिंग। 8वां क्लॉज, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, आपने लोन ले रखा है, कहां से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, 4 जगह है, गवर्नमेंट से या डिवेंचर होल्डर से, ठीक है, डिवेंचर इश्यू करके भी लोन लेना, डिवेंचर इश्यू करके भी लोन लेना, एक तरह से क्या इश्यू करना भी लोन लेना ही हो गया, तो अगर आपने इन चारों में से किसी का भी डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट करते समय, ड्यू डेट पे आपने पे नहीं किया, तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि मेरे क्लाइंट ने, इस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है पेमेंट करने में ड्यू डेट पे, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, गवर्नमेंट को, डिवेंचर होल्डर को क्या बताना है, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट और कितने पीरियड का डिफॉल्ट किया। और एक बात और बताता हूं इसमें मैं आपको, एक चीज और होती है, ये जो रिपोर्टिंग करनी है ना आपको, ये इंडिविजुअली इन सबके लिए करनी है, एक्सेप्ट डिवेंचर होल्डर, आपको ईच वन, मतलब इस बैंक का इतना अमाउंट ड्यू है जो नहीं चुका है, इस बैंक इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इतना अमाउंट है, 10 बैंक का नहीं चुका है तो 10 के नाम लिखने पड़ेंगे, ईच वन हैज टू बी मेंशन्ड एक्सेप्ट डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर में पूरा एक साथ लिख देना, ठीक है, एक एक का नाम मत लिख देना, इस डिबेंचर होल्डर का इतना बाकी है, इस डिबेंचर होल्डर का इतना बाकी है, वहां आपको क्लाइंट वाइज नहीं बताना, पॉइंट वाइज नहीं बताना है, बाकी सब में आपको एक एक नाम बताने। देखो डिफॉल्ट किया है क्या इन सबको, अगर किया है तो पीरियड और अमाउंट आ जाएगा, और अगर डिफॉल्ट बैंक का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डिफॉल्ट किया गवर्नमेंट का, तो लेंडर वाइज डिटेल देनी है, मतलब एक एक लेंडर की पूरी डिटेल आपको
देनी, लेकिन डिबेंचर होल्डर में तो हजारों डिबेंचर होल्डर होंगे, उनके सबके नाम तो कैसे दोगे आप, वहां तो कॉमन लिख देना डिबेंचर होल्डर्स का इतना बाकी, ठीक। नाइन्थ क्लॉज ये कहता है अगर आपने पैसा रेज किया है, मनी रेज करी है, किससे, आईपीओ लाके, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर या टर्म लोन। अब देखो तीनों की खासियत ये है कि तीनों में एक उद्देश्य फिक्स होता है। आप आईपीओ लाते हो, एफपीओ लाते हो, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, ऑफर लेटर इशू कर रहे हो, तो उसमें आप बताते हो ना ये पर्पस के लिए मैं पैसा उठा रहा हूँ, वो पर्पस उसमें क्लियर होता है। ऐसे ही बैंक से लोन लेने जाते हो, लॉन्ग टर्म लोन, टर्म लोन लेने जाते हो तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कराते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है इस प्रोजेक्ट के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, पैसे रेज कर रहा हूँ। तो वहां पर जहां पर आईपीओ एफपीओ टर्म लोन से पैसा रेज किया है, ऑडिटर को ये चेक करना है कि वो पैसा उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है जिस पर्पस के लिए वो रेज किया गया है। और अगर नहीं यूज हुआ, डिफॉल्ट किया उन्होंने या डिले कर दिया उस पर्पस के लिए यूज करने में, ठीक है, तो क्या वापस रेक्टिफाई कर लिया है उन्होंने वो डिफॉल्ट। मान लो पैसा उठाया तब बिल्डिंग बनाने के लिए और उससे मशीनरी बना दी, तो मशीनरी वाला पैसा वापस निकाल के बिल्डिंग में लगाया, रेक्टिफाई कर दिया, तो वो आप चीज आपको वापस रिपोर्ट करनी है, इन्होंने गलत किया था लेकिन उन्होंने वापस रेक्टिफाई कर दिया। क्या लिखा है, मनी रेज्ड आईपीओ एफपीओ वाली टर्म लोन दे आर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर रेज्ड, और अगर नहीं अप्लाई किया है तो आपको डिटेल बतानी है, डिले क्यों हुआ, डिफॉल्ट क्यों हुआ, क्यों रेक्टिफिकेशन या क्या रेक्टिफिकेशन हुआ, वो आपको रिपोर्ट करना। फाइन, आगे बढ़ो। नेक्स्ट 10th पॉइंट, सीधा ही है वैसे तो, इसमें से भी देख सकते हो। 10th पॉइंट, 10th पॉइंट ये कहता है, इसका थोड़ा सा इसको अपन स्लाइड चेंज कर लेते हैं इसके। सो 10th पॉइंट ये कहता है, क्या कहता है देख लेते हैं, अगर कोई फ्रॉड हुआ है ऑन दी कंपनी, बाय ऑफिसर एम्प्लॉय और बाय दी कंपनी। अब हियर एन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू रेफर इज, एक सेक्शन पढ़ा था हम लोगों ने 143 सबसेक्शन 12, याद आया, रेफर कौन सा कर रहा हूं मैं, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, याद आया। उसमें सिर्फ क्या था, उसमें सिर्फ ये था, उसमें ये नहीं था, यही था क्या, कि अगर कंपनी के ऊपर फ्रॉड किया ऑफिसर एम्प्लॉय ने, तो ऑडिटर को फिर रिपोर्ट करना होता है 2 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी को, और अगर 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ है, तो कहां पे जाना पड़ता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी बात पहुंचानी पड़ती पड़ा। लेकिन वो सिर्फ क्या था, फ्रॉड ऑन दी कंपनी बाय ऑफिसर एम्प्लॉय। कारों की रिपोर्टिंग में दोनों है, ऑन दी कंपनी बाय ऑफिसर एम्प्लॉय भी है, और फ्रॉड बाय दी कंपनी, कंपनी ने किया किसी पे, तो भी इसमें कवर्ड है। क्या बताना है, सेक्शन नेचर बनाना है और अमाउंट बताना है, किस नेचर का फ्रॉड हुआ है और कितने अमाउंट का फ्रॉड किया। सेक्शन 143 का रेफरेंस ध्यान रखना, प्लस में इसलिए मैंने लिखा हुआ, ठीक है, ओके। 11th पे आ जाओ। 11th क्लॉज क्या कहता है, अगर आपने मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दिया है, देगी, डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दोगे, मैनेजर्स को रेम्यूनरेशन दोगे, होल टाइम डायरेक्टर को दोगे, याद करो आपने पढ़ा है लॉ में अगेन कि इतना परसेंटेज होता है कि मैक्सिमम इतना परसेंट दे सकते हैं इसको, याद आया, 11% मैक्सिमम होता है, 3% 4% की स्लैब्स होती हैं। वही चीज यहाँ लिखी है कि अगर आपने रेम्यूनरेशन पे कर दिया है या प्रोवाइड कर दिया, प्रोवाइड मतलब आपने उसका प्रोविजन बना दिया, पे करोगे, तो क्या उसके लिए जो जो अप्रूवल्स लेनी होती है सेक्शन 197 के हिसाब से, और एक शेड्यूल 5 बना हुआ है जिसके अंदर पूरी वो लिखी हुई होती है, जो टेबल है ना जिसमें अगर लॉस होता है तो आप कितनी सैलरी दे सकते हो, रेम्यूनरेशन दे सकते हो, वो टेबल पूरी की पूरी कंपनी लॉ के कोर्स में है। वो अप्रूवल्स आपने ली है कि नहीं ली, और अगर नहीं ली है तो कितने अमाउंट जो है आपने ज्यादा दे दिया बिना अप्रूवल के, और वापस क्या उस पैसे को रिफंड लिया है कि नहीं लिया है। भाई अगर किसी डायरेक्टर को ज्यादा दे दिया, बिना अप्रूवल के दे दिया, मतलब एक तरह से विदाउट कंप्लाइंग विद द लॉ दे दिया, तो वापस उससे रिफंड भी लेना पड़ेगा उस पैसे का, ठीक है। तो ये दो प्रोविजंस 10 और 11 फटाफट से यहाँ देख लो। फ्रॉड मैंने आपको दोनों बता दिए, बाय द कंपनी भी आएगा और दूसरा और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी भी आएगा, ठीक है। दूसरा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अगर आपने दिया है तो क्या जो रिक्वायर्ड अप्रूवल चाहिए होती है, जो मैंडेटरी है सेक्शन 197 के हिसाब से, शेड्यूल 5 के हिसाब से, वो आपने लिए कि नहीं लिए, नहीं लिए है तो स्टेप्स आपको देखने हैं फॉर सिक्योरिंग द रिफंड ऑफ दी सेम, ठीक। 12th इज अ गुड पॉइंट, ध्यान से देख। 12th पॉइंट ध्यान से देखना, अगर आप निधि कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, आप ऑडिटर हो किसके, निधि कंपनी। अब व्हाट इज अ निधि कंपनी,
निधि का मतलब क्या होता है मालूम है ना? हिंदी वर्ड निधि इज मनी, अमाउंट। निधि कंपनियां एक तरह से वो वाली कंपनियां होती है जो एक स्कीम निकालती हैं और स्कीम निकाल के लोगों से पैसा लेती हैं और स्कीम के तहत वापस उस पैसे को इन्वेस्ट करके वापस लोगों को लौटाती हैं। बिट सॉर्ट ऑफ चिट फंड टाइप कंपनियां, ठीक है। ये कोई भी स्कीम लेकर आते हैं, जैसे आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स वीसी चलाते हैं, वो हर महीने कुछ पैसा जमा कराते हैं, या मम्मा की किट्टी ले लो, उसमें हर महीने पैसा जमा होता है, फिर कुछ कूपन निकलता है, फिर उसमें से एक को लौटा देते हैं, फिर धीरे धीरे सबको लौटाते हैं, वैसे वैसे चलता रहता है। वैसी ही कंपनियां निधि कंपनी है जो एक स्कीम लेकर आई है, ठीक है, और उस स्कीम के तहत पैसा लेती है, वापस लौटाती है वो, और बंदा उसमें इन्वेस्ट करता है जो भी इस निधि कंपनी में इन्वॉल्व हो। वहां आपको ये देखना है दो चीजें, ओनर फंड और जो बाहर वालों से जमा करा, भाई निधि कंपनी का भी तो कोई ना कोई प्रमोटर होगा, ओनर होगा, है ना, और बाकी इसमें लोगों से डिपॉजिट ले रखे होंगे बाहर वालों से। तो ओनर का फंड और बाहर से जो डिपॉजिट ले रखे हैं, जो कि एक तरह से लायबिलिटी उस कंपनी के लिए वापस लौटाने हैं, ये रेशियो जो है वो 1:20 से नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ओनर का 1 रुपया है, या उल्टा बोलूं, बाहर वालों से अगर 20 रुपए ले रखे हैं आपने, 20 की लायबिलिटी लिए, तो कम से कम 1 रुपया आपका भी इन्वेस्टेड होना चाहिए। पता चला ओनर का तो 1 भी रुपया इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, बाहर वालों से 100 लेकर आ गए, तो ये डूब जाएंगे, तो आप तो भाग जाओगे यहाँ से, है ना। तो इसीलिए कम से कम आपका ये होना चाहिए, ताकि कल को लायबिलिटी आए तो ओनर्स फंड से भी मीट करी जा सके। दूसरा, जो भी डिपॉजिट आपने लिए है ना, उसका कम से कम 10% पैसा लोन नहीं आएगा। अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स के अंदर एफडी करा के रखनी है। एफडी भी कौन सी? अनएंकम्बर्ड। अनएंकम्बर्ड मतलब उस एफडी के ऊपर कोई गिरवी, कोई चार्ज, कोई इनकम्बरेंस कुछ भी नहीं होना चाहिए, फ्री एफडी होनी चाहिए। बाकी क्या होता है, एफडी के ऊपर लोन ले लेते हैं तो एक तरह से वो एफडी गिरवी हो गई, गिरवी वाली नहीं, बिल्कुल फ्री एफडी होनी चाहिए। टर्म डिपॉजिट कराना है आपको 10% पैसा, ताकि कल को लायबिलिटी चुकानी पड़े जिन जिन की, तो इस एफडी में से भी पैसा निकाल। तो दो चीजें ध्यान रखो, लैंग्वेज से आप पढ़ो। निधि कंपनी को एक तो नेट ओन फंड, ओनर्स फंड, और डिपॉजिट जो ले रखा है वो 1:20 रखना है, और दूसरा 10% पैसा जो फ्री अनइनकम्बर्ड मतलब बिना मॉर्गेज का, बिना गिरवी का टर्म डिपॉजिट है, उसमें आपको संभाल के रखना है, ताकि आप लायबिलिटीज क्या कर सको, मीट आउट कर सको। क्लियर? 13 पॉइंट आता है, अगेन रिलेटेड पार्टी का पॉइंट है। अच्छा, एक रिलेटेड पार्टी का क्लॉज पढ़ा था अपन ने, थर्ड वाला, जिसमें था कि अगर आप रिलेटेड पार्टीज को लोन्स और एडवांसेस दे रहे हो तो वो वाला पॉइंट हो गया। लेकिन लोन्स एडवांसेस के अलावा भी तो कोई ट्रांजैक्शन हो सकते हैं रिलेटेड पार्टी के साथ, तो वो यहाँ आ गया कि अगर लोन्स एंड एडवांसेस के अलावा, वो तो लोन्स एडवांस तो उसमें चला गया थर्ड वाले में, उसके अलावा भी कोई ट्रांजैक्शन की है, तो सेक्शन 177 जो ऑडिट कमेटी का एक सेक्शन है, और एक सेक्शन 188 का सीधा कंप्लायंस आपको करना है, और डिस्क्लोजर एज पर एएस और या एज पर इंड एस, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी था और इंड एस भी है प्रोपोर्शनेट उसका, है ना। तो इंड एस में और एएस में डिस्क्लोजर्स मांगे गए कि आपको ये डिस्क्लोज करना है कि ये ट्रांजैक्शन आपने किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, नोट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको वो डिस्क्लोजर्स करना है, आपने किए हैं कि नहीं किए, ये ऑडिटर वेरीफाई करेगा। क्लियर? ठीक है, देखो पॉइंट, वेदर ऑल द ट्रांजैक्शंस अदर देन, कौन सा, लोन्स वाले तो थर्ड में आ जाएंगे, रिलेटेड पार्टीज के साथ जो हुए हैं वो सेक्शन 177 और 188 के कंप्लायंस के हिसाब से हुए हैं, और जो भी डिटेल डिस्क्लोज कर रही थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज रिक्वायर्ड बाय द एएस, वो आपने डिस्क्लोज कर दी कि नहीं कर। सिंपल। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आता है 14 पॉइंट। 14 पॉइंट कहता है अगर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट किया, देखो अपन ने ये देखा था आईपीओ से पैसा उठाया, एफपीओ से पैसा उठाया, टर्म लोन से उठाया, लेकिन इनके अलावा भी तो तरीके हैं मार्केट से पैसा उठाने के, जैसे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर दिया आपने। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब होता है आपने प्रेफरेंशियल पार्टीज को शेयर्स अलॉट किए। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सिर्फ कुछ ही पार्टीज को ही प्राइवेटली प्लेस किया शेयर्स, पब्लिक के लिए वो इश्यू नहीं आया था, पर आया तो पैसा रेज करने के लिए था। तो अगर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट कर रखा है शेयर्स का या फुली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, तो वहां पर एक तो सेक्शन 42 का जो रिक्वायरमेंट होता है इनके इशू के रेस्पेक्ट में, वो कंप्लाइड है, और दूसरा वही सेम पॉइंट कि जिस पर्पस के लिए पैसा रेस किया है वो पैसा उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है, और अगर नहीं यूज हुआ है तो डिटेल्स बता दो कि कितना कैसा नॉन कंप्लायंस किया है और कितना अमाउंट गलत इस्तेमाल किया है। तो अगर आप क्लॉज नंबर 14 देखोगे तो बहुत सिंपल है, मनी अगर रेस करिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, तो एक कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 42 और एक यूज फॉर स्टेटेड।
क्लियर। 15 सीधा ही सेक्शन का कंप्लायंस है कि अगर कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजैक्शन किए किसके साथ, डायरेक्टर के साथ या एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द डायरेक्टर के साथ, इसके लिए सीधा एक सेक्शन 192 होता है जिसको वो कहता है कि भैया आप यहाँ पर एक बार क्या चेक कर लो कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 192 कि उसके हिसाब से ही अलाउड है नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना डायरेक्टर या पर्सन कनेक्टेड विद द डायरेक्टर के साथ। क्लियर। और 16वां क्लॉज क्या है, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 कराया है कि नहीं कराया है, किसके लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। देखो बहुत सारी कंपनीज कौन सी होती है, एनबीएफसी का भी काम करती है, बजाज फाइनेंस, ये फाइनेंस वो फाइनेंस, तो उनको सबको रजिस्ट्रेशन कराना होता है आरबीआई में चालू करने से पहले। तो अगर आप ऐसी किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि क्या उसको रजिस्टर कराना था सेक्शन 45A ऑफ द आरबीआई एक्ट के अंदर, और अगर कराना था तो उसने आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि अगर आरबीआई से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होगा तो उसका कमेंसमेंट ही इनवैलिड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट। ओके चलो, तो ये हो गए कितने क्लॉजेस, 16 क्लॉजेस यहाँ पर जो किसके थे, पैराग्राफ नंबर 3 के थे। मैं आपको वापस अभी रिवाइज भी करा दूंगा सारे, बट एक बार 16 समझ में आ गए। आखिरी पैराग्राफ कौन सा होता है, पैराग्राफ 4। शुरू में भी मैंने आपको बताया था पैराग्राफ 4 ये कहता है कि अगर इस पैराग्राफ 3 के 16 पॉइंट जो है, जैसे आप फिक्स्ड एसेट चेक कर रहे थे, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ, रिकॉर्ड चेक नहीं है, अगर इन पैराग्राफ के जो 3 के 16 क्वेश्चन से इसका किसी का भी आंसर आपको अनफेवरेबल और क्वालिफाइड लगता है कि गड़बड़ करिए, तो ऑडिट रिपोर्ट में आप रीजन डाल सकते हो कि ये गड़बड़ लग रही है मुझे। और एक और पॉइंट है, अगर आपको जानकारी नहीं दे रहे, जैसे मैं रिकॉर्ड्स मांग रहा हूँ मुझे दे ही नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ भैया रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया, वो बता ही नहीं रहे, ठीक है, तो अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो ओपिनियन इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन पे, तो आप अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हो कि मैं इस क्वेश्चंस पे अपने आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, और क्यों नहीं दे पा रहा हूँ उसका रीजन भी डाल सकते हो। कारो की रिपोर्ट में लिख देना भैया इनका मेरे को जवाब ही नहीं दिया इसने, तो मैं इन पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं डिस्क्लेम कर रहा हूँ इन पॉइंट्स के ऊपर। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कारो कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। क्या क्या पॉइंट्स है, नंबरिंग भी बहुत इजी है। देखो सबसे पहला क्या आया, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, इन्वेंट्री, लोन दिया सेक्शन 189 पार्टीज को, लोन दिया दूसरी कंपनियों को, इन्वेस्टमेंट किया, गारंटी दी, डिपॉजिट पब्लिक से लिए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाला था, स्टैट्यूटरी ड्यूज वाला था, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट था, फिर मनी उठाई आईपीएफपी और टर्म लोन से, फ्रॉड कंपनी के ऊपर हुआ है, कंपनी ने किया है, मैनेजरियल रेम्युनरेशन एज पर सेक्शन कंप्लायंस है कि नहीं है, निधि कंपनी में दो चीजें देखनी थी, ओनर्स फंड टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 और 10% पैसा एफडी में रखना है, फिर वापस रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन अगेन कंप्लायंस ऑफ 177 188, फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट से जो पैसा उठाया सेक्शन 42 प्लस साथ में स्टेटेड पर्पस के लिए यूज किया, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस किए तो सेक्शन 192, और आरबीआई में रजिस्ट्रेशन जिन कंपनीज को कराना था उन्होंने कराया है कि नहीं कराया है, ये पॉइंट इसके अंदर आता है। डन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। ये आपको मैं आपको बता दूं, एडीटी वापस अगर याद करने हो तो बहुत सिंपल है, सारे फॉर्म नंबर याद रखने हैं, एडीटी 1 नोटिस टू रजिस्टर, एडीटी 2 एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, एडीटी 3 फाइल विद द 30 डेज स्टेटमेंट विद द कंपनी एंड रजिस्ट्रार, ये 30 दिन में जो जमा कराना होता है आपको, क्या कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, ओके। और 4 कौन सा होता है, वो वाला कौन सा जो फ्रॉड रिपोर्टिंग वाला है ना, कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड रिपोर्ट करना है, वो एडीटी 4 के फॉर्मेट में करना है। ऐसे सीआरए 1 2 3 भी ध्यान रख लो, सीआरए 1 कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, सीआरए 2 नोटिस देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अपॉइंट कर लिया हमने ऑडिटर को, है ना, और सीआरए 3 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है ऑडिटर को, बोर्ड को, उसका भी फॉर्मेट फिक्स। क्लियर, ठीक है। अब एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जिससे आप इस नंबरिंग को याद कर पाओगे, जो नंबरिंग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 थे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक, देखो आप लोग ये अज्यूम करो कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप एक बिजनेसमैन और आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। इनिशियली आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, पर आपको चालू करना ही है, आपको जरूरत है, और आपने कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज किया, जो आपके पहले पहले बहुत सारा पेरेंट्स छोड़ के गए थे थोड़ा बहुत पैसा, उसमें से आपने लगा दिया पैसा। अच्छा, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले क्या खरीदनी होती है, फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि बिना उसके तो काम चलेगा नहीं, ठीक है।
फिक्स एसेट्स खरीद ली, मशीन खरीद ली, मान लो मैं बिस्किट्स बना रहा हूँ, बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, तो फिक्स एसेट्स चाहिए। फिर मेरे को मैदा, आटा, जिसका भी बिस्किट बना रहा हूँ उसका माल ला के रखना पड़ेगा, इन्वेंटरी रखनी पड़ेगी। ऐसा तो होगा नहीं ना कि कस्टमर आएगा, मुझे एक पैकेट बिस्किट दो, तो उसको बोलूंगा बैठ 1 घंटा मैं बना के लाऊंगा, अभी मैदा लाता हूँ फिर बनाऊंगा फिर दूंगा, नहीं, रेडी तो रखना ही पड़ेगा स्टॉक में, आपको इन्वेंटरी आपके पास चाहिए। तो फिक्स एसेट्स के बाद क्या आ गई, इन्वेंटरी। अब अज्यूम करो कि आप बहुत अच्छा बिजनेस करने लग गए, मतलब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चला, तो आपके रिश्तेदार आपके पास मंडराने लग गए, बोले हमको लोन दो ना थोड़ा थोड़ा, तो आपने अपने रिश्तेदारों को लोन दे दिया। फिर दूसरी कंपनियां भी आ गई आपसे लोन लेने, वो मांगने लगी, तो आपने उनको भी लोन दे दिया, उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अब इतना लोन दे दिया, इतना इन्वेस्ट कर दिया कि आपके पास पैसा खत्म हो गया, तो आपने फिर पब्लिक से क्या उठाया, डिपॉजिट। पब्लिक को बोला वापस मुझे भी डिपॉजिट दे दो, मुझे वापस आगे बिजनेस में लगाना है, लगाया। जब पब्लिक का रोल आ गया ना आपकी कंपनी में, तो सरकार ने कहा भैया फिर आपको सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। फिर क्योंकि आपकी कंपनी बड़ी थी, तो आपके यहाँ छापे भी पड़े, कभी कभी आपके यहाँ देखा गया टैक्स जमा करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो। जब छापा पड़ा तो पता चला आप जमा नहीं करा पा रहे हो टैक्सेस। फिर आप थोड़े दिन बाद आप अपने ड्यूज जो सरकार से, जो बैंकों से आपने लोन ले रखे थे, वो भी जमा नहीं करा पा रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आपके ऊपर छानबीन हुई। आपने पब्लिक में फिर क्या किया, आपने पब्लिक को बोला भैया मुझे ये सब चुकाने के लिए एक बार पैसे दे दो, मैं वापस सबको लौटा दूंगा। तो आपने एफपीओ लेके आया, एफपीओ लेके आया, टर्म लोन लिया आपने, ठीक है। ये लेके भी आप भाग गए वहां से, तो इसका मतलब है आपने क्या किया, वहां पर फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड किया, मैनेजर्स का रेम्यूनरेशन वो लोग मांगने, हमारा तो दे दो, बोले है ही नहीं, उनको रेम्यूनरेशन नहीं दिया। एक तरह से आपकी कंपनी की ऐसी तरह से हो गई, चिट फंड कंपनियां नहीं होती जो बहुत सारे पैसा लेके भाग भी जाती कभी कभी, वैसी कंपनी घोषित हो गई। आपके रिश्तेदारों के पास आप गए, जिनको आपने लोन दिया था ट्रांजैक्शन करने की, ले लो मेरे से माल, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। आप प्राइवेट पार्टीज के पास गए, प्रेफरेंशियल पार्टीज के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। आप कैश नहीं तो आपने बोला नॉन कैश ट्रांजैक्शन ही कर लो, पर करो तो सही, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। और ये लास्ट मिसलेनियस पॉइंट ये हुआ कि आपको आरबीआई ने भी रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया, बोले तुम्हारी कंपनी आगे वैलिड नहीं है, तो उसको रजिस्ट्रेशन भी किसी भी एंगल से नहीं दे। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। मैं वापस बोल रहा हूँ, फिक्स एसेट्स खरीदी, इन्वेंट्री खरीदी, बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया, तो पार्टी आगे, रिलेटेड पार्टी, उनको लोन दे दिया, दूसरी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर दिया। हमारे पास पैसा खत्म हो गया, तो हमने पब्लिक से डिपॉजिट ले लिया, पब्लिक से डिपॉजिट लिया तो सरकार ने बोला कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने, ठीक है। सरकार ने जांच करवाई, ड्यूज चुका रहे हो, नहीं चुका पा रहे थे, डिफॉल्ट कर दिया लोन चुकाने में भी। इसके लिए फिर आपने मार्केट से पैसा उठाया, बोले ये चुकाने के लिए पैसा दे दो, वो उठाया, वो भी लेके भाग गए, फ्रॉड किया, न रेम्यूनरेशन दिया, एक तरह से निधि कंपनी जैसे हो गए। रिलेटेड पार्टी के साथ गए ट्रांजैक्शन करने, उन्होंने मना कर दिया। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट करने गए, उन्होंने मना कर दिया। नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए बोला आपने, उन्होंने मना कर दिया। और आरबीआई ने रजिस्ट्रेशन देने से भी मना कर दिया। क्लियर, ठीक है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसके दे रखे हैं, तीनों में बताया तो, बाकी सिंपल है। पीक्यूआर ने पीएफ जमा नहीं कराया अथॉरिटीज के साथ टिल द ईयर एंड, तो पीएफ जमा नहीं कराना किसमें आ गया, स्टैट्यूटरी ड्यूज वाले पॉइंट में, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज वाले पॉइंट में, ठीक है। इसमें ऐसे 250 भी रेफर करना है, 250 जब अपन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। एलएम लिमिटेड ने टर्म लोन ले रखा है 300 लाख का, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री के लिए लिया है, और डिले हो गया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, तो ये पैसा उसने कहीं और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में लगा दिया, तो ये वो आ जाएगा टर्म लोन नॉट यूज्ड फॉर स्टेटेड पर्पस वाला क्लॉज। और लास्ट में फिजिकल वेरिफिकेशन सिर्फ 50% इन्वेंट्री का ही हुआ, और बाकी 50% का नेक्स्ट ईयर करेंगे, वो कह रहे हैं, क्योंकि समय और रिसोर्स नहीं है। तो आप लिखना किसमें, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाए ये लोग पूरा, वो आ जाएगा उसके अंदर पॉइंट, ठीक, फाइन। तो इसी के साथ हमारा कारो का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। कारो 2016 का कॉन्सेप्ट यहाँ फिनिश।